Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start chapter 2, General Science 9th class PTB syllabus. This chapter is about our life and chemistry. In this chapter, we shall discuss various elements which are found in the bodies of living organisms. Their importance will be discussed. Introduction to organic chemistry will be there. Later on, water and its properties we are to discuss, and role of different gases in air. These things we are to explain, and essential elements for life, they will be discussed, what is their importance and what are these elements. So students, we start our first topic, that is the basic building elements for life. तो बेटे जैसा मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स लाइफ के डिफरेंट एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। वाटर के बारे में डिस्कशन होगी, फिर कुछ एयर के कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, और ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो हैं हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेटे मैं इट्स मेंशन्ड हियर कि इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट क्वांटिटीज में पाए जाते हैं। इन एलिमेंट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये तीन एलिमेंट्स जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर भी ये तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये एलिमेंट्स आपस में मिलकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये कंपाउंड्स जो हैं इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ये कैटेगरीज आपको बताएगी ये कंपाउंड्स की, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के आपस में मिलने से बनते हैं। इनमें बेटे याद रखें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, तीन एलिमेंट्स। जो लिपिड्स हैं इनके अंदर भी ये तीन एलिमेंट्स हैं, जबकि प्रोटीन के अंदर इन तीन एलिमेंट्स के अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो वो भी प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। लेटर ऑन हम डिस्कस करते हैं। तो बताया कि ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे काम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के लिए। अब कौन से मटेरियल हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं और जो इन एलिमेंट से बनते हैं, तो बताया कि मीट यानी गोश्त, पल्सेस दालें वगैरह, फैट्स चिकनाइयाँ, कुकिंग ऑयल, ऑयल हो गया, तेल वगैरह जो हैं जो खाने में इस्तेमाल होते हैं, शुगर चीनी वगैरह जो है, वीट गंदम। तो ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको बिल्डिंग मटेरियल कहा फॉर द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स पाए जाते हैं वो इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। दैट इज वाई दे आर बीइंग कॉल्ड बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट एलिमेंट बेटे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, इट इज देयर कार्बन। एसेंशियल पार्ट है ये ऑफ सारी लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स मीन प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी हैं उन सब के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पाया जाता है। इन दिस ऑन दिस प्लेनेट, यानी जमीन के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनका एक अहम हिस्सा है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ दिस कार्बन जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं। अर्थ क्रस्ट में जमीन की जो ऊपर वाली लेयर है इसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अर्थ की 3 लेयर्स कंसिडर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे टॉप वाली लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे वाली जो है वो मेंटल है, और सेंटर वाली जो है वो कोर होती है। तो बताया कि अर्थ क्रस्ट में, यानी जमीन का जो क्रस्ट है, अपर लेयर है, इसके अंदर कार्बन की थोड़ी मिकदार जो है वो पाई जाती है फ्री एलिमेंट के तौर पे, इस फॉर्म में, फ्री एलिमेंट की फॉर्म में।
ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर नेचुरल कंपाउंड्स। जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं उनका ये बहुत ही अहम एलिमेंट है, जैसे नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, वुड एक्स्ट्रा। बेटे ये बात एक याद रखें, ये जो आपको बताया गया कि स्मॉल क्वांटिटीज कार्बन की, तो ये नहीं समझना कि कार्बन थोड़ी मिकदार में पाई जाती है। ये आपको बताया गया फ्री एलिमेंट के तौर पे थोड़ी पाई जाती है। बाकी इसके कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हैं, अदर एलिमेंट्स के साथ मिलकर बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाती है। नेचुरल गैस को देखें, पेट्रोलियम है, वुड है, तो इनके अंदर ये कार्बन मौजूद है। इट्स आल्सो प्रेजेंट इन फूड यू ईट। जो हम खुराक खाते हैं, हम सब जो खाना वगैरह खाते हैं, सब के अंदर, हर किस्म के खाने के अंदर जो वो कार्बन मौजूद है। और वो खुराक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, वो बेटे या तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फिर वो फैट्स होते हैं। जैसा मैं ऊपर पहले पैराग्राफ में आपको बता चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं वो इन्हीं 3 एलिमेंट से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स में इन्होंने बताया स्टार्च, शुगर, सेलुलोज। ये स्टार्च बेटे याद रखें, प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो स्टार्च की सूरत में स्टोर होता है। ये स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। जो शुगर है ये डाइसैकराइड है, 2 सिंपल शुगर के आपस में मिलने से बनता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के आपस में मिलने से सुक्रोज बनता है। उसके बाद सेलुलोज है, ये भी कॉम्प्लेक्स शुगर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये ग्लूकोज के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल जो उनके आपस में मिलने से बनता है। तो बेटा याद रखें, स्टार्च भी ग्लूकोज से बनता है, सेलुलोज भी ग्लूकोज से बनता है, जबकि जो शुगर है ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के आपस में मिलने से बनता है। ये सारे सिंपल शुगर्स हैं जो कि इन कंपाउंड्स को बना रही हैं। ये स्टार्च और सेलुलोज ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जबकि शुगर जो है ये मैंने बताया डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड में 2 सिंपल शुगर्स के आपस में मिलने से बना है। तो इन सब के अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद जो फैट्स की बात की, बटर एंड ऑयल्स। बटर मक्खन हो गया, ऑयल जो है वो तेल है। तो फर्क ये है कि ऑयल जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, बटर जो है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। इस वीडियो में बता दूं कि लिपिड्स के अंदर फैट्स और ऑयल्स की 2 कैटेगरीज हम कंसिडर करते हैं। लिपिड जो है ये ब्रॉड कैटेगरी है, तो ऐसे लिपिड्स जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाएं उनको हम फैट्स कहते हैं, और जो लिपिड्स रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाएं उनको हम ऑयल्स कहते हैं। ये कुछ एडिशनल चीजें थी आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए आपको बताएगी। बताया कि वो खुराक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा सल्फर या नाइट्रोजन भी मौजूद हो तो वो प्रोटीन्स हैं, जैसे मीट है, गोश्त, फिश, ये मछली वगैरह। तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह ये भी एलिमेंट शामिल है। कि ऑल प्लांट लाइफ जो है, यानी पौधे भी जितने हैं वो भी सारे के सारे किससे बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड से बने हैं। जो अदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनमें सिल्क है, सोप है, अल्कोहल, प्लास्टिक वगैरह, ये वो कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटे वो हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडीज में पाए जाते हैं। इवन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ लेबोरेटरी में भी बनाए जाते हैं, अब तो बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं। तो जो दूसरे कंपाउंड्स हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बन पाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोजन की बात है। दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन, बताया कि एसेंशियल पार्ट है वाटर का, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। क्योंकि कोई भी जानदार जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकता, और पानी हाइड्रोजन के साथ बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो पानी बनता है, लिहाजा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट हाइड्रोजन। अदर देन दिस बताया, यानी पानी के अलावा ये हाइड्रोजन नेचुरल गैस में पाई जाती है और मोस्ट कॉमन एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सन को देखें, सूरज को देखें, देयर इज अ ह्यूज वाइड हॉट बॉल दैट कंसिस्ट मोस्टली और एंटायरली ऑफ हाइड्रोजन। कि सूरज जो है वो हाइड्रोजन से बना है। इवन के सूरज के अंदर जो साइंटिस्ट का ख्याल है कि फ्यूजन रिएक्शन होता है
और उस फ्यूजन रिएक्शन के रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है जो हम तक पहुंचती है। यानी सूरज की हीट का जो सोर्स है वो फ्यूजन रिएक्शन है। और फ्यूजन रिएक्शन कैसे होता है? हाइड्रोजन के एटम्स के आपस में मिलने से होता है। देन थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन, इट्स कलरलेस, ऑडरलेस, विच इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। बताया कि इसका कोई कलर नहीं है, ये बेरंग है। ऑडरलेस, इसकी कोई बू नहीं है, यानी कि ये बेबू है। एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में थोड़ा सा हल होती है ये गैस, पानी में थोड़ी सी हल हो जाती है। और फिश और ऑल फॉर्म ऑफ एक्वाटिक लाइफ जो है वो इस ऑक्सीजन की इसी प्रॉपर्टी पे रिलाय करती है, यानी डिपेंड करती है, ये सरवाइव करती है इसी वजह से कि उनको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, और ये पानी में हल हो जाती है। इसके बाद बताया कि ये ऑक्सीजन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, हवा का अहम हिस्सा है। 21% एयर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन पाई जाती है, तो बेटे ग्लूकोज, शुगर, सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स एक्स्ट्रा, जिनको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है। अब आपको इंपॉर्टेंस बताई जाएगी इन्हीं एलिमेंट्स की। ये जो हमने 3 एलिमेंट पढ़े हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके इंपॉर्टेंस जो है इट विल बी डिस्कस्ड। देखा कि आपने पहले जो है पढ़ा है, जैसा पिछले टॉपिक्स में डिस्कस हुई है बात, कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। कैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा मुख्तलिफ किस्म के जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो इन्हीं 3 एलिमेंट्स से बनते हैं। जो कुछ और एलिमेंट्स नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ मिलकर प्रोटीन्स भी बनाते हैं। आपको बताया जा रहा है कि रेस्पिरेशन ये वो प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, जबकि फोटोसिंथेसिस ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड है फॉर लिविंग बीइंग्स। अब बेटा यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मैं एक्सप्लेन कर दूं। डायरेक्ट किसके लिए है? प्लांट्स के लिए, क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनाते हैं, खुराक तैयार करते हैं। तो ये डायरेक्ट सोर्स हो गया पौधों का, क्योंकि वो इसी खुराक को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट सोर्स, अदर ये एनिमल्स के लिए इनडायरेक्ट सोर्स होगा। एनिमल्स के लिए इनडायरेक्ट सोर्स इसलिए कहा गया कि एनिमल्स के अंदर खुराक डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि एनिमल्स पौधों को खाकर अपनी खुराक हासिल करते हैं। जो इवन के जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जितने हैं वो सारे के सारे जो हैं उनके लिए ये फोटोसिंथेसिस क्या है? इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड है। बताया कि these 3 elements have basic role in these 2 processes, इस रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस के अंदर। इन एलिमेंट्स का, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है, तो इनका बेसिक रोल है, बुनियादी रोल है कि ये प्रोसेस जो है इसमें जो कंपाउंड्स यूज होते हैं वो इन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऑक्सीजन का बताया कि एसेंशियल है फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेस्पिरेशन के अंदर। रेस्पिरेशन बताया कि ये वो प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं ऑक्सीजन को, जो कि हवा से ली होती है उन्होंने, और ऑक्सीडाइज करते हैं फूड सब्सटेंसेस को, मेनली जो कि क्या है? ग्लूकोज। मेनली यानी ज्यादातर फूड सब्सटेंसेस में क्या है? ग्लूकोज है। अपने बॉडी सेल्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीजन की मदद से, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी ऑर्गेनिजम्स अपने डिफरेंट एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं। एक इक्वेशन के जरिए इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, आगे उन्होंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, these are the products
of this reaction. And what's the reaction? It is respiration. पता है कि when we breathe in, जब हम सांस लेते हैं, we take air into our lungs, तो हवा हमारे लंग्स में जाती है. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर जो है, यानी वो हवा जिसको हमने इनहेल किया होता है, उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है ब्लड के अंदर. कौन सा ब्लड? जो हमारे लंग्स में से पास हो रहा होता है. लंग्स के अंदर बेटे याद रखें कि जो नॉस्ट्रिल्स के जरिए हवा एंटर होती है, ये ट्रैकिया के रास्ते लंग्स में पहुंचती है. ट्रैकिया हवा की नाली है. ये ट्रैकिया जब लंग्स तक पहुंचती है तो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. दोनों को कहते हैं ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंकाई. दोनों साइड्स की जो ब्रोंकाई हैं ये अपनी अपनी साइड के लंग्स में एंटर होती हैं और आगे छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं. तो तकसीम दर तकसीम होकर ये आगे ये ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं. और ब्रोंक्यूल्स जो है, हर ब्रोंक्यूल आगे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको एल्वियोलस कहते हैं. तो याद रखना बेटे कि उस एल्वियोलस की जो दीवार है उसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं और उन ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है. ये जो आपको बताया गया ना यहाँ पर कि ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दैट डिसॉल्व्स इन द ब्लड इन आवर लंग्स, तो हमारे लंग्स के अंदर ब्लड को डायरेक्टली नहीं जो है वो एंटर होता कि लंग्स के अंदर ओपन स्पेसेस में ब्लड जो है वो मौजूद हो जब मूव करे, बल्कि ब्लड वेसल्स के अंदर. और वो ब्लड वेसल्स भी कौन सी? कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं जो एल्वोलाई की वॉल में होती हैं. और इनका साइज बहुत बारीक होता है. इतना बारीक होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एक रो में, एक कतार में पास हो सकते हैं. तो उसका फायदा ये होता है कि स्पीड ब्लड की स्लो हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाती है. अब ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, इट इज टेकन बाय हीमोग्लोबिन. तो ब्लड में जब बेटे याद रखें कि लंग्स से एल्वोलाई के अंदर से जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आती है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन है, ये प्रोटीन है. ऑक्सीजन जब इस हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है. अब हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को कंबाइन करके सेल्स तक ले जाएगी. जैसे ही ब्लड सेल्स तक पहुंचेगा तो हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है, सेल्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती है इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, जिसको सेल्स यूज करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. तो उसके बाद नेक्स्ट बेटे याद रखें जो कार्बन डाइऑक्साइड इससे प्रोड्यूस होती है और वाटर भी प्रोड्यूस होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी ब्लड के रास्ते वापस आती है लंग्स में और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उस दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है. और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, कॉन्टिन्यूसली होता रहता है. और एल्वोलाई के लेवल पे ही ऑक्सीजन ब्लड में एंटर होती है और उन्हीं एल्वोलाई के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है. वहां से बाद में अदर जो ब्रांचेस हैं इसकी, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई और ट्रैकिया जो हवा की नाली की ब्रांचेस हैं, उनके जरिए बाहर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलेशन के दौरान. आगे उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो डिजॉल्व हुई थी हीमोग्लोबिन के जरिए ऑल बॉडी पार्ट्स में पहुंचेगी, जहां पे रिएक्ट करेगी ग्लूकोज के साथ और एनर्जी प्रोड्यूस होगी. अब बताया कि एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज टेकन बैक टू लंग्स एंड ब्रीथ्ड आउट. ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, आपके मेंशन भी है कि ये ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है जो बताया गया. ब्रीदिंग के साथ, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, बेटे याद रखें ये दो डिफरेंट चीजें हैं. ब्रीदिंग में तो जस्ट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. सांस को लेते हैं हम तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है. जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. ब्रीदिंग इज जस्ट एनफ, इट इज जस्ट एनफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इसके अलावा कुछ नहीं है. लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन का सेल्स तक पहुंचना, फिर उस ऑक्सीजन के जरिए खुराक की ब्रेक डाउन होना और एनर्जी का प्रोड्यूस होना, जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट मटेरियल के तौर पे बनती है, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर, और वो रिलीज हो जाती है.
ये बेटे फोटो इसमें रेस्पिरेशन का मैंने आपको बताया। अब आप फोटोसिंथेसिस को देखें। दोनों लाइफ प्रोसेसेस हैं। फोटोसिंथेसिस बताया कि ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हुए, और वाटर जो कि सॉइल से लिया होता है इसको यूज करके, इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है। फिर बेटे सुन लें कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स प्लांट्स का भी बताया ग्रीन प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं? ग्रीन पिगमेंट की वजह से, जो कि क्लोरोफिल है। और इस क्लोरोफिल ने लाइट को ऑब्जॉर्ब करना होता है, लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करना होता है, जो इस प्रोसेस के लिए जरूरी है। अब चूंकि बगैर क्लोरोफिल के लाइट ऑब्जॉर्ब नहीं हो सकती, तो फोटोसिंथेसिस भी सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही पॉसिबल है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान मेरे प्लांट्स जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से पानी लेते हैं, और सूरज की जो एनर्जी है सन रेज की फॉर्म में जो पौधों पर पड़ती है उसको क्लोरोफिल के जरिए अब्जॉर्ब करते हैं, और इस एनर्जी के जरिए इन कंपाउंड्स को आपस में मिलाकर ग्लूकोज बनाते हैं, साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये जो प्रोसेस है बताया कि टकर्स इन क्लोरोफिलस सेल्स ऑफ द लीव्स एंड स्टेम्स, के पत्तों और स्टेम के वो सेल जो क्लोरोफिलस हैं। क्लोरोफिलस मीन जिनमें क्लोरोफिल मौजूद है। और क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट, सब्ज रंग का पिगमेंट है। और इसका काम क्या है? सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करना। किस लिए? ताकि इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इसको प्रोवाइड की जा सके। ऑक्सीजन का बताया कि प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में एज ए बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होता है बेटे? हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो उस दौरान कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिनकी खातिर हम वो रिएक्शन करवा रहे होते हैं, जो हम अपनी मर्जी से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसके लिए हमने वो रिएक्शन करवाया होता है। लेकिन जब वो रिएक्शन होता है तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट भी हमें मिल जाता है, लेकिन साथ कोई एडिशनल प्रोडक्ट ऐसा मिलता है जो इम्पोर्टेंट होता है। जैसा यहाँ पे देखें कि ये ग्लूकोज बना है, ये फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट था, लेकिन साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गैस। तो बेटे इस तरह का कोई इंपॉर्टेंट कंपाउंड या एलिमेंट कोई और प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। बताया कि ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होती है और रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। फोटोसिंथेसिस का बताया कि इट इज इफेक्टिवली रिवर्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि ये रेस्पिरेशन का रिवर्स है, उसका उल्ट है। आप इसको इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि जब रेस्पिरेशन थी तो आपने देखा कि उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो एंड प्रोडक्ट्स बन रहे थे। और यहाँ पे देखें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल रहे हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहे हैं, जैसे ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के रिवर्स हैं। फोटोसिंथेसिस का कहा कि ये एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक प्रोसेस कौन सा होता है? बिल्डिंग अप प्रोसेस, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, उसको कहते हैं एनाबोलिक प्रोसेस। जबकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैटाबोलिक प्रोसेस है, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस। ब्रेकिंग डाउन मीन के जिसमें बड़े मॉलिक्यूल जो हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है और छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद बेटे कार्बन और उसकी इंपॉर्टेंस को हम डिस्कस करते हैं। कार्बन का बताया कि वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कार्बन की जो है अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं एज ए फ्री एलिमेंट। ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी कि फ्री एलिमेंट के तौर पे कार्बन थोड़ी मिकदार में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। और अर्थ क्रस्ट में आपको बता चुका हूँ, टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है, टॉप लेयर ऑफ अर्थ जो है उसको क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे वाली लेयर का मैंने बताया आपको कि मेंटल, और सेंटर वाली जो लेयर है या सेंट्रल पार्ट है उसको कोर कहते हैं। तो जो टॉप लेयर है, क्रस्ट है, उसके अंदर कार्बन जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है थोड़ी मिकदार में। पता है कि इट्स प्रेजेंट इन अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नोन कंपाउंड्स। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख का। तो
तकरीबन 1 मिलियन कंपाउंड्स के अंदर जो है ये मौजूद है। और इसका बताया कि इसकी कार्बन की जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसके एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स और रिंग्स के कंपाउंड्स बनाते हैं, लंबी चेन्स वाले और रिंग्स वाले, रिंग्स की फॉर्म में इनके कंपाउंड्स बनते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं किसी भी एलिमेंट की, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, और वो एक ही फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। याद रखें कि एक ही फिजिकल स्टेट में पाए जाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, केमिकल एक जैसी होंगी। कार्बन का बताया कि ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है नेचुरली, और उनकी डिफरेंट हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे एक्सप्लेन कर दिया कि जब कोई एलिमेंट ऐसे पाया जाता है, इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म्स पाया जाता है, एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाए इन द सेम स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट है एक ही है तो सारे सॉलिड स्टेट्स में पाए जाए, या सारे लिक्विड या सारे गैसेस स्टेट में पाए जाए, फिजिकल स्टेट एक ही हो लेकिन फॉर्म शक्लें मुख्तलिफ हों, तो उन्हें हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। और ये जो प्रोसेस है ये एलोट्रॉपी कहलाता है। ठीक है, प्रोसेस एलोट्रॉपी है, और जो फॉर्म्स हैं डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपको कार्बन के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो है इनकी दी है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबाल्स। ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कार्बन की हैं। तो बताया कि ये जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट हैं, मसलन अपीयरेंस इनकी डिफरेंट है, डेंसिटी इनकी डिफरेंस है, अपीयरेंस नहीं, देखने में डिफरेंट लगती हैं आपको, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं, तो ये डिफरेंट है, बट दे आर द सेम एलिमेंट। ये एलिमेंट एक ही है, कौन सा, कार्बन। ठीक है, एलिमेंट कार्बन ही है, बेशक वो डायमंड की फॉर्म में पाया जाए, ग्रेफाइट की फॉर्म में हो या बकीबाल्स की फॉर्म में। ये बकीबाल्स का भी याद रखना बेटे, इसका पूरा नाम जो है वो बक मिंस्टर फुलरीन्स है, बंदे के नाम पे इसको नाम दिया गया, बक मिंस्टर फुलरीन्स। बकीबाल्स का जो है नाम इस नाम से डायरेक्ट किया गया। तो ये सारी जो फॉर्म्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। नंबर 1, डायमंड। पहली एलोट्रॉपिक फॉर्म कार्बन की जो है डायमंड, बताया कि ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट है, शफाफ है, इसमें से लाइट पास हो जाती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की, क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है, और पाया कहाँ जाता है, इन द अर्थ अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जमीन के अंदर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर है जहां पे, वहां पे पाया जाता है। और बताया कि इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, जो सख्त तरीन चीजें मालूम हैं हमें उनमें एक ये है। तो इसलिए इसका यूज कहाँ होता है, फॉर टिपिंग रॉक ड्रिल्स। रॉक ड्रिल्स वो ड्रिलें जो चट्टानों में, जो पत्थरों में सुराख करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो ड्रिलें, ड्रिल मशीनें, ड्रिल क्या, ड्रिल मशीनें जो पत्थरों में सुराख करने के लिए यूज होती हैं, उनकी जो बर्मे की जो टिप होती है उस टिप के ऊपर डायमंड लगाया जाता है। जस्ट बेटे इसी तरह देखें जैसा हमारे दांतों के ऊपर जो क्राउन है, तो ये क्राउन भी क्या है, इसके हम कह सकते हैं कि टिपिंग ऑफ टीथ है, कि टिप पे क्राउन लगा हुआ है जो कि दांत को हार्ड करता है, टूटता नहीं है। तो ड्रिल के जो बर्मे होते हैं उनके भी एज पे ये डायमंड जो है वो लगा होता है। उसके अलावा इन कटिंग, ग्लास कटिंग, शीशा काटने में यूज होता है। इन पॉलिशिंग अदर प्रीशियस स्टोन्स, और जो कीमती पत्थर हैं तो उनकी सरफेस के ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है। तो ये डायमंड का आपको बताया गया है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस बताए गए हैं। नेक्स्ट बेटा है ग्रेफाइट। सेकंड क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की, और नेचुरली भी एग्जिस्ट करता है, और कोल से अगर बनाया भी जाता है बाय हीटिंग इट इन इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर कोल को हीट करके भी इसको हम बना सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सॉफ्ट ब्लैक सॉलिड है, सॉफ्ट है, ब्लैक कलर का सॉलिड। इट हैज शाइनी एंड ग्रीसी फीलिंग,
शाइनी चमकदार सी और ग्रीस जैसी इसकी फीलिंग होती है। ग्रीसी या ग्रीजी बेटे दोनों इसके तलफ़ुज़ चलते हैं, अमेरिकन ब्रिटिश दोनों के अंदर इवन जो है ये डबल प्रोनाउंसिएशन है, ग्रीसी भी है ग्रीजी भी है, दोनों ठीक है। तो इसकी ग्रीस की तरह की फीलिंग्स होती है इसको हम टच करें। और यूज कहाँ पे होता है? फॉर द कोर ऑफ लेड पेंसिल्स। जो लेड पेंसिल की होती है कच्ची पेंसिल, उसका जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है और एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है। लुब्रिकेंट किसको कहते हैं? वो केमिकल जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, जो रगड़ खत्म करने के लिए यूज होता है। लुब्रिकेंट मशीन के वो इससे जो आपस में रगड़ खाते हैं तो उनकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल हम यूज करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो ये और उसको क्या कहा जाता है? लुब्रिकेंट। तो ग्रेफाइट भी लुब्रिकेंट के तौर पे यूज हो सकती है। इसके अलावा पेंट्स जो हैं उनमें यूज होता है। तो ये लुब्रिकेंट का यूज आपको यहाँ इंफॉर्मेशन के तौर पे बताया गया कि अगर कोई की जो है वो स्टिफ हो जाती है लॉक के अंदर, चाबी लॉक के अंदर जो है वो सख्त हो गई है, फंस गई है, निकल नहीं रही, तो आप उस सूरत में ये वो केस है कि चाबी अगर लॉक के अंदर आप लगाते हैं ना तो इजीली जो है आप उसको मूव नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है, कोई फ्रिक्शन वगैरह होती है, कुछ जंग वगैरह लगा है, जो भी। तो आप क्या करें, उसका तरीका क्या है कि आप रब करें एंड ऑफ द की विद सॉफ्ट पेंसिल। जो लेड पेंसिल है, लेड पेंसिल के साथ की को अच्छी तरह से रब करें तो लेड पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है ये की के ऊपर लग जाएगी। ये बताया कि इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ ग्रेफाइट, कि लेड पेंसिल में क्या है, ग्रेफाइट है काफी। तो ये क्या करेगी, लुब्रिकेट कर देगी मूवमेंट ऑफ की एंड होपफुली मेक द लॉक इजियर टू ओपन। आप लॉक जो है वो इजीली ओपन कर सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी, लुब्रिकेशन हो जाएगी उसकी। थर्ड फॉर्म कार्बन की जो है वो है बकीबाल्स। प्योर कार्बन की ये थर्ड फॉर्म है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती है। तो ये सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स के तौर पे, इवन लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज होती है। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का यूज जो है ये नैनो ट्यूब्स के अंदर है। नैनो ट्यूब्स क्या होती हैं? बहुत ही बारीक ट्यूब्स होती हैं जिनका जो साइज है वो नैनोमीटर्स में होता है। तो इस वजह से इसको जो है वो इनको नैनो ट्यूब्स हम कहते हैं। नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट है नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। चारकोल और सूट ये भी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं लेकिन ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। ये बनती कैसे हैं? बाय हीटिंग एनिमल बोन्स, वुड, नट शेल, शुगर, ब्लड और कोल इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर। हवा की महदूद सप्लाई में अगर हम इन चीज़ों को हीट करते हैं, जैसे एनिमल बोन्स वगैरह को हीट करते हैं, हमें चारकोल हासिल होगी। वुड, नट शेल, लकड़ी है, वुड क्या है? लकड़ी। नट शेल क्या है? ये जो एडिबल सीड्स होते हैं इनके खोल, जैसे आमंड है, वॉलनट है, बादाम, अखरोट वगैरह, पीनट्स, इनके जो खोल होते हैं बाहर के, उनको जलाने से। शुगर, ब्लड या कोल है। तो ये कोई भी ऐसी चीज़ जो है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनको अगर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में जो है वो हीट करते हैं तो इससे ये नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स कार्बन की हासिल होती हैं। आगे कोक का बताया कि कोक जो है ये भी कार्बन की एक फॉर्म है जो कैसे बनेगी? बाय हीटिंग कोल एट अबाउट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हवा की गैर मौजूदगी में 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप कोल को हीट करें तो इससे कोक हासिल होती है। चारकोल का बताया कि यूज कहाँ होती है? फॉर अब्सॉर्बिंग डेंजरस गैसेस, गैसेस को ऑब्जॉर्ब करने के लिए हवा में से। इट्स आल्सो यूज्ड बाय द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट जो हैं वो भी इसको यूज करते हैं। कोक, इट इज यूज एज अ फ्यूल। ये कोक याद रखें बेटे, ये कोक कोका कोला नहीं है, ये कार्बन की फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो ये फ्यूल के तौर पे यूज होती है एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज। रिड्यूसिंग एजेंट का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मेटल्स जो होती हैं
जैसे लोहा है, तो ये ऑक्साइड कंपाउंड्स उनके होते हैं जिनकी फॉर्म में पाए जाते हैं। तो उन ऑक्साइड्स में से, मेटल ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन को निकालना जो है उसको कहते हैं रिडक्शन। और चूंकि कोक वहां पे यूज होती है निकालने के लिए, तो कोक कहला रही रिड्यूसिंग एजेंट, और मेटल उससे फिर अलहदा हो जाती है। ये कोक का बताया जान नॉन एटॉमिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन में जो है डायग्रामेटिकली आपको शो किया। उसके बाद बढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the chemistry of compounds which contain का, का एलिमेंट कार्बन, यानी वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन जो है ये एसेंशियल एलिमेंट है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स बताया है कि इनमें हाइड्रोजन भी होती है, एंड मैनी आल्सो कंटेन ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स, कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनमें से कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी पाई जाती है, और कई ऐसे कंपाउंड्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन भी होती है। इवन अदर एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, सल्फर, जैसा मैंने आपको बताया प्रोटीन्स में पाई जाती हैं, पाए जाते हैं ये एलिमेंट्स। तो प्रोटीन जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो बेसिकली जो हम इसकी डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, और डेरिवेटिव्स वो होंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अदर एलिमेंट्स को मिलाकर बनाए जाएं। आगे बताया कि चंद एक एलिमेंट्स ऐसे हैं, फ्यू एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन होती है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर नहीं होते। मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेटल कार्बोनेट्स हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वगैरह। तो ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है, बल्कि इनऑर्गेनिक है। आगे आपको टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का बताया जा रहा है कि कार्बन अकर्स इन लार्ज नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। बस नेचुरल गैस है, मीथेन जो है, मैनी ऑफ आवर फ्यूल्स दे आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हम ईंधन जो इस्तेमाल करते हैं जैसे पेट्रोल है, गैस वगैरह है, तो ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं। कोल बताया कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, कोल जो है दैट्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देर आर मैनी इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड जैसे कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये इसमें आपको कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स का बताया गया है कि मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड जिनमें कार्बन पाई जाती है। नेक्स्ट बताया कि कार्बन इज आल्सो प्रेजेंट इन आवर फूड एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे जिस्म के हर हिस्से में मौजूद है। ऑल प्लांट लाइफ इज मेड अप ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि जितने भी पौधे हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड से बने हैं। इन द एटमॉस्फेयर देखा जाए तो ये एलिमेंट्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मौजूद हैं। कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कार्बन का मेजर बताया जा रहा है। तो कार्बन का कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर मौजूद होता है। ये आपको कुछ कंपाउंड्स बताए गए हैं। प्लास्टिक्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, प्लास्टिक है, पेंट्स हैं, मेडिसिन, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड जो है। तो ये सारी चीज़ें के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम उनको कह सकते हैं कि इनमें जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कुछ बताया जा रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी है। तो बेटे हाइड्रोकार्बन्स सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोकार्बन्स के हैं ये सिर्फ दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं। इन दो एलिमेंट्स के आपस में मिलने से बने हुए हैं। नेचुरली बताया कि ये फॉसिल फ्यूल्स में पाए जाते हैं, पेट्रोलियम, कोल, पीट वगैरह इनके अंदर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स। ये पीछे कुछ कंपाउंड्स का बताया गया, मैं एक्सप्लेन कर लूँ।
नेचुरली जो बताया कि हाइड्रोकार्बन हैं फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल और पीट में पाए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स बेटे ये पेट्रोल वगैरह, नेचुरल गैस, जो इन सबको कहते हैं हम फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल कहते हैं पुराने ज़माने में जो एनिमल्स पाए जाते थे समंदर के अंदर पाए जाते थे, तो वो मर गए, उनके ऊपर मिट्टी की लेयर्स आ गई और वो नीचे दब गए, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उनकी जो बॉडीज थी वो कन्वर्ट हो गई ऑर्गेनिक फ्यूल में। तो ये ऑर्गेनिक थ्योरी पेट्रोलियम की है। फॉसिल फ्यूल्स इनको हम कहते हैं जो ज़मीन ज़ेर ज़मीन पाए जाते हैं। पेट्रोलियम आप अवेयर हैं इससे, कोल है, इसी तरह पीट है। तो पीट बेटे याद रखें, पीट भी असल में कोल की ही फॉर्म है। कोल की डिफरेंट टाइप्स हैं। कोल जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, पीट, बिटमिनस, इसके साथ जो है एंथ्रासाइट है। तो ये इसकी किस्में हैं कोल की। जो बेटे इसकी जो डिफरेंट टाइप्स मैंने बताए कोल की जो हैं, ये 4 किस्में कोल की वैसे जो कंसिडर होती हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटमिनस और एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन का प्रोपोर्शन जो है वो डिफरेंट होता है, 60%, 70%, 80%, 90%। एंथ्रासाइट में 90% होता है। पीट में 60% कार्बन होती है। इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, और सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट की जो है वो ग्लूकोज है। अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और ऑयल्स जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फ्लैश ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस, इन सारे ऑर्गेनिजम्स का जो गोश्त है तो बेटे प्रोटीन्स हैं उसके अंदर, वो प्रोटीन से बना है। मैनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर मेड बाय मैन, यानी इंसान खुद बनाता है। तो ये आर्टिफिशियल फाइबर्स को लें, प्लास्टिक्स हैं, मेडिसिन, पेंट्स, बहुत सी और चीज़ें हैं। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी जो कि इंसान खुद बनाता है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। इंसान जो है खुद बनाता है जिन कंपाउंड्स को। सिंथेटिक कंपाउंड्स में तो बेटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात है कि ये आर्टिफिशियल फाइबर्स को देखें, प्लास्टिक्स वगैरह, मेडिसिन, ये कहें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पेंट से में उसके बाद वाटर। वाटर जो है कॉमन कंपाउंड है जमीन पर पाया जाने वाला। फॉर इंस्टेंस अबाउट 4/5 ऑफ द अर्थ सरफेस जो है इट इज कवर्ड विद सी, कि जमीन का तकरीबन 4/5 के 5 में से 4 हिस्से, 5 हिस्से पूरी अर्थ के करें तो उसमें से 4 हिस्से जो हैं वो पानी से कवर्ड हैं। और ये पानी जो है ये ओनली केमिकल कम, यानी वाहिद एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि नेचुरली लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है और गैस की फॉर्म में भी पाया जाता है। बताया कि वाटर प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत अहम रोल है, इन होम्स एंड इन लेबोरेटरी। और बताया कि इट्स आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बहुत जरूरी है वाटर जो है। अबाउट 2/3 ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज वाटर। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना जरूरी है लाइफ के लिए, कि 2/3 हिस्सा हमारी बॉडी का जो वेट है वो पानी होता है। एंड मैनी फूड्स जिनमें प्रीडोमिनेटली वाटर, यानी वाटर ज्यादा पाया जाता है, ये आपको दी गई है वाटर कंटेंट्स कुछ लिविंग फूड्स के अंदर, लिविंग ऑर्गन्स के अंदर आपको बताए गए हैं। मतलब टमाटोस में देखें 95% वाटर है, मिल्क के अंदर 87% वाटर है, ये नेचुरली पाया जाता है। अगर आप मिक्स करते हैं बाद में तो वो पानी इसमें काउंट नहीं होगा, ये तो नेचुरली पानी दूध का हिस्सा है, गवाले का डाला गया पानी इसमें शामिल नहीं है। ऑरेंजेस 86% पानी होता है इनमें।
एप्पल्स में 84% होता है, पोटैटोस में 76% होता है, बोन्स यानी हड्डियों के अंदर 22% वाटर है, किडनीज में 82% है, ब्लड के अंदर 90% वाटर है। और ब्लड का फ्लो याद रखें इसी पानी की वजह से होता है। एग्स के अंदर 75% जो है वो वाटर होता है। यहाँ पे आपको इथीन गैस की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बताई जा रही है कि इथीन गैस जो है यूज होती है टू हेल्प टू राइपन फ्रूट्स। फ्रूट्स को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए इथीन गैस यूज होती है। स्पेशली बनानास जो हैं, बिफोर दे आर सोल्ड, यानी बेचने से पहले जो बनानास हैं, ग्रीन बनानास, इनके जो क्रेट्स होते हैं, क्रेट्स क्या होते हैं, कंटेनर्स, ये बॉक्सेस वगैरह जो वुड के बने होते हैं, तो ये जो क्रेट्स हैं ग्रीन बनानास के, दे आर लेफ्ट टू राइपन इन स्पेशल राइपनिंग रूम्स हाई इन कंसंट्रेशन ऑफ इथीन गैस, के कमरों के अंदर इथीन गैस जो है वो बहुत ज्यादा रखी जाती है, और वहां पे ये जो क्रेट्स हैं वो रख दिए जाते हैं ग्रीन बनानास के, वो पक जाते हैं। पक कर ये येलो हो जाते हैं, जिस जिस कलर में हम इनको देखते हैं, ये पकने के बाद कलर होता है, इससे पहले इनका कलर ग्रीन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, बस वाटर का टॉपिक है जो आज हमने पढ़ना है। मतलब कि वाटर कलरलेस है, इसका कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस, इसकी बू भी नहीं होती, लिक्विड है ये। इट हैज abnormal लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट है। और एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये उस वक्त बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है। atm यूनिट है प्रेशर को मेजर करने का। अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो ये पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। अगर प्रेशर को बढ़ा देंगे तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ जाता है, कम करेंगे तो कम हो जाता है। आइस का बताया कि ये फ्लोट करती है ओवर वाटर, पानी के ऊपर तैरती है, और इंडिकेट क्या करती है कि आइस इज लाइटर देन वाटर, कि बर्फ जो है वो पानी से हल्की है। इन अदर वर्ड्स बताया कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी की निस्बत बर्फ की डेंसिटी कम होती है। As the temperature of ice rises and the ice floats, its density increases. पता है कि जैसे आइस का टेम्परेचर बढ़ता है, सॉरी फ्लोट्स की बात मिल गई, मेल्ट होने की बात हो रही है। जैसे आइस का टेम्परेचर बढ़ता है और आइस मेल्ट होती है तो इसकी डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। डेंसिटी वाटर की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये तकरीबन 0.9990 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसके दरमियान किसी भी रेंज में आ सकती है, किसी कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। जबकि डेंसिटी ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी है, 0.918 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के राउंड को। देयरफॉर बताया कि देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कि जब पानी, ये पानी के लिए, अदर लिक्विड्स के लिए ऐसे नहीं है, ये एनोमलस बिहेवियर कहलाता है वाटर का। और ये कब है, पानी के लिए है, सिर्फ पानी के लिए है ये वाला एनोमलस बिहेवियर। और इस केस में आपको बताया गया कि जो पानी है जब बर्फ में चेंज होता है फ्रीज होकर तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और बेटे याद रखें 9% वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम में जो इजाफा है दैट इज 9%। पानी बर्फ में चेंज होगा तो 9% उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और मैस पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, यही वजह है कि मैस उतना ही रहता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बर्फ की जो है वो पानी से कम हो जाती है। आगे इसको एक्सप्लेन किया कि इसकी वजह क्या है। वजह यह कि जब पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बर्फ बनाते हैं तो दे आर लेस टाइटली पैक्ड एट ग्रेटर डेंसिटीज। इन्होंने लिखा है कि बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर लेस टाइटली पैक्ड आर एट ग्रेटर डेंसिटीज इन आइस,
ये बात याद रखें, टाइटली पैक्ड का मतलब है जो ब्रैकेट में लिखा है कि आर एट ग्रेटर डेंसिटीज। टाइटली पैक होंगे तो ग्रेटर डेंसिटी होगी, लेकिन याद रखें बर्फ के अंदर क्या है, दे आर लेस टाइटली पैक, कि बर्फ में वो टाइटली पैक नहीं है देन इन लिक्विड वाटर एज कंपेयर टू देयर पैकिंग इन वाटर, के वाटर के अंदर वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो डेंसिटी वाटर की जो है मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये फैक्ट के वाटर कंट्रैक्ट करता है कूल होने पर फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, पता है कि इट इज क्वाइट कंट्रेरी ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैनी अदर लिक्विड्स, कि अदर लिक्विड्स में ऐसे नहीं है। अगर आप अदर लिक्विड्स को ठंडा करते हैं तो उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती है, और अगर आप उनको गर्म करते हैं 0 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी डेंसिटी कम होती है। आपके मेंशन है कि फैक्ट दैट वाटर कंट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कूलिंग नहीं है असल में, 0 से 4 तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0 से 4 तो बढ़ रहा है। जो पानी का है ना कि ये कंट्रैक्ट होता है 0 से 4 डिग्री, कंट्रैक्ट्स, कंट्रैक्ट्स मीन कि पानी के मालिक्यूल करीब आते हैं तो ये टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है उसका, ठीक है। व्हेन इट इज व्हेन हीटेड, पानी को जब हीट किया जाता है, ऑन हीटिंग, वाटर कंट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग लिखना था, यहाँ पे कूलिंग नहीं लिखना था, फ्रॉम 0 टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखो इसको, कूलिंग की जगह क्या करना है, हीटिंग। तो बताए कि कंट्रेरी, ये बरअक्स है बिहेवियर ऑफ अदर लिक्विड्स के, और ये प्रॉपर्टी है जो हेल्प करती है नेचुरल वे में टू प्रिजर्व फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स इन विंटर। सर्दियों में जो फिश या बाकी एक्वाटिक एनिमल जिंदा रहते हैं तो पानी की इस खूबी की वजह से। उन कंट्रीज में जहां पे फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जो है वो ड्यूरिंग विंटर अप्रोच कर जाता है, यानी पानी फ्रीज हो जाता है, तो जैसे कूलिंग स्टार्ट होती है पानी की तो उसकी डेंसिटी जो है पानी की इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे कूलिंग स्टार्ट होती है तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, पहले तो बढ़ती जाएगी अनटिल के टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, तो डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। जैसे टेम्परेचर, और ये जो कि डेंसिटी ज्यादा तो पानी हैवी है, वो नीचे चलता जाएगा, बॉटम की तरफ मूव करता जाएगा। जब फर्दर कूलिंग होती है, सरफेस लेयर का टेम्परेचर 4 डिग्री से कम होता है, अब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो वहीं पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, और मजीद जब टेम्परेचर उसका 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, फिर 1 होगा, 0 होगा, तो वो बर्फ बन जाएगी लेकिन सरफेस पे ही रहेगी। इट विल स्टे ऑन द it will stay on the surface of water, at the top of water it will be there, और बर्फ बन जाएगी। नीचे वाला पानी जो है वो 4 डिग्री पे पानी ही रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, और जो एक्वाटिक लाइफ है वो सरवाइव करती रहेगी। सॉल्युबल एयर जो कि वाटर में प्रेजेंट है बिलो द आइस हेल्प करती है एनिमल्स को टू ब्रेथ, सांस लेने में। And thus they spend a nice winter under a thick blanket of ice, कि ऊपर तो बर्फ होती है तो नीचे चूंकि पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री पे कायम रहता है और सारा पानी फ्रीज नहीं हो पाता पानी के एनोमलस बिहेवियर की वजह से, तो एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव करती रहती है। नेक्स्ट बेटे एक ही चीज ये हम डिस्कस करेंगे आज, जो कि पानी की है एज ए सॉल्वेंट। पानी की एक इंटरेस्टिंग ये फीचर है कि ये बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को, इसलिए एक्सटेंसिवली यानी बहुत ज्यादा ये यूज होता है सॉल्वेंट के तौर पर। इंडस्ट्रीज के अंदर सॉल्वेंट के तौर पर क्या, मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन बनाने के लिए तो चीजें इसके अंदर हल की जाती हैं, जिसमें कोई चीज डिजॉल्व की जाए उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और बहुत से और केमिकल रिएक्शंस हैं जो इसके अंदर करवाए जाते हैं। सॉलिबिलिटी सॉलिड्स की इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं उनकी सॉलिबिलिटीज डिफरेंट होती हैं। सॉलिबिलिटी बेटा याद रखें, 100 ग्राम पानी के अंदर किसी सब्सटेंस किसी चीज के जितने ग्राम डिजॉल्व होते हैं वो उस चीज की सॉलिबिलिटी होती है। बस देखें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम वाटर जो है वो 84 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को डिजॉल्व कर सकता है, और 33 ग्राम कॉपर सल्फेट को डिजॉल्व करता है।
तो ये दोनों की क्या सॉलिबिलिटीज हैं। ये पोटाशियम नाइट्रेट की सॉलिबिलिटी दिखाई जो कि ज़्यादा है, और कॉपर सल्फेट की सॉलिबिलिटी 33 ग्राम थी, वो थोड़ी है इससे। बिसाइड्स दीज बताया कि ऑल गैसेज जो हैं दे कैन डिजॉल्व इन वाटर टू सम एक्सटेंट। कुछ ना कुछ सारी गैसेज जो हैं कुछ ना कुछ डिजॉल्व हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे उन्होंने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को दिया, जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं गैसें। इन जनरल बताया कि सॉलिबिलिटीज ऑफ गैसेज डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिबिलिटीज जो है वो कम हो जाती, गैसेज की सॉलिबिलिटीज कम हो जाती हैं। वाटर बताया कि आल्सो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन से हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, तो उनके अंदर जो पानी है ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर। ओके बेटे, इट इज एंड ऑफ टू दिस लेक्चर।